हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में न्यूटन का श्यानता का नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जब कोई तरल यानी कि कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड फ्लो करता है दो परतों में, यानी कि फ्लूइड फ्लो करता है परत दर परत। और जो परत सबसे नीचे यानी कि जो परत ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है उस परत का वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो होता है। और जबकि जो जैसे जैसे परतें दूर होती हैं वैसे वैसे स्पीड उनका बढ़ता है, यानी जो परत सबसे कम चलेगी वो हमेशा पृथ्वी से कनेक्टेड रहेगी, या कह सकते हैं कि पाइप के अंदर पाइप के पृष्ठ से सरफेस से कनेक्टेड रहेगी। जैसे अगर मान लिए कि ऐसे कोई पाइप है और उस पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक, अब सबसे सिंपल सी बात है, इस पाइप गोल होता है तो गोल सरफेस में चारों तरफ एक सरफेस है, चारों तरफ के सरफेस से जो वाटर का लेयर कांटेक्ट में होगा उस लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम फ्री सरफेस की जैसे जैसे हम इस सरफेस से दूर आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे कम वेलोसिटी होगी इस ऊपर वाले सरफेस की, इधर की सरफेस की, वैसे चारों तरफ से होगा। ठीक, और नीचे जाएंगे फ्री होंगे तो थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो और स्पीड बढ़ेगा। ठीक, और नीचे आएंगे तो और स्पीड बढ़ेगा, यहाँ और नीचे आएंगे तो और स्पीड बढ़ेगा। ठीक, इस तरीके से लगातार स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सबसे ज़्यादा स्पीड होगी बीच वाले सरफेस का। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग दो चीजों के बीच में शियरिंग स्ट्रेस लगता है, दो लेयर्स के बीच में शियरिंग स्ट्रेस लगता है, और शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है ईटा डीवी बाई डी वाई, वेयर डीवी बाई डी वाई इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे क्या कहते थे, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। ध्यान ये रखना है कि ग्रेडियंट का बेसिक मतलब क्या है, ग्रेडियंट का बेसिक मतलब है कि एक फ्लूइड अगर यहाँ फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड आपका यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक, एक फ्लूइड यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब अलग अलग लेयर में फ्लो कर रहा है, तो इस लेयर की वेलोसिटी और इस लेयर की वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो है डेल्टा वी, और इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो लोकेशन पोजीशन का डिफरेंस है वो है डी वाई। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v, ऊपर वाले की वेलोसिटी। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हो गया डेल्टा v वेलोसिटी का और डेल्टा y डिस्टेंस का। तो फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन में तो हो गया वेलोसिटी, और फ्लूइड के फ्लो के अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया डेल्टा y। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस डिस्टेंस के चेंज होने के सापेक्ष यानी रिलेटिवली चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपका शियरिंग स्ट्रेस था। और अगर हमको शियरिंग फोर्स ढूंढना है तो शियरिंग फोर्स क्या होगा, शियरिंग फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू विस्कोसिटी फोर्स वाला, एरिया इधर चला गया तो ईटा ए डीवी बाई डी वाई, ये आपका शेयरिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स आ गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। अब आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें विस्कोसिटी का यूज होता है, और विस्कोसिटी के बेसिस पे हमको कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे मिलेंगे, कुछ नई चीजें मिलेंगी जो हम लोगों को ध्यान देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोक का नियम और उसके बाद फिर टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए बोर्ड में के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आंसर राइटिंग कैसे लिखेंगे वो देखेंगे थोड़ा सा, यानी कि उसका डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। ठीक है,
स्टोक का जो नियम है वो छोटे किसी सॉलिड पार्टिकल के बारे में है, यानी कि ये डिसाइड करता है कि मान लीजिए कि कोई फ्लो है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है चाहे गैस है, कोई फ्लूइड है, मान लिया ऐसे, ठीक। और इस फ्लूइड के बीच में हमारा कोई मटेरियल बॉडी, यानी कि कोई ऐसा चीज जिसके पास कुछ रेडियस है, कुछ वेलोसिटी है, कुछ मास है, ऐसी कोई चीज ट्रेवल करे। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सपोज करिए कि स्फेयर ट्रेवल कर रहा है, ठीक। ये स्फेयर बॉडी इस फ्लूइड में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। लेट अस से कि ये v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से इस तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसका रेडियस है r। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, द फोर्स ऑफ ड्रैग एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द बॉडी। ध्यान से समझ लिए कि ये जो बॉडी है वो किधर मूव कर रही है, उस तरफ। बॉडी जब उस तरफ मूव कर रही है तो बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा विस्कोसिटी की वजह से। क्यों लगेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए तो ये वाला सरफेस ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ग्राउंड मतलब कि आपके रेफरेंस से कनेक्टेड होगा, या वो जो पोर्शन है जो रेस्ट पर है उससे कनेक्टेड होगा। जो पोर्शन रेस्ट पर है उससे कनेक्ट होने के नाते सबसे नीचे वाली लेयर फ्लो करेगी नहीं, यानी कि इस लेयर की वेलोसिटी क्या हो गई, इस लेयर की वेलोसिटी हो गई 0। जैसे जैसे हम वेलोसिटी के फ्लो के डायरेक्शन से अपोजिट फ्लो करेंगे, मतलब जिस तरफ फ्लो है उस तरफ फ्लो करेंगे, या ना भी फ्लो हो तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हम लोग को पता है कि ऊपर वाले लेयर ज्यादा फ्री होते हैं, ऊपर वाले लेयर क्या होते हैं, ज्यादा फ्री होते हैं। अब अगर ये मान लीजिए मूव कर रहा है इस तरफ, बॉल मूव कर रही है पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में विथ द वेलोसिटी v, तो होगा क्या, खुद जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो पार्टिकल से साथ जो कांटेक्ट वाली लेयर होगी, यानी ये वाली लेयर, फ्लूइड के इस लेयर के सभी पार्टिकल फ्लूइड के साथ v वेलोसिटी से क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। सिमिलरली नीचे वाले सरफेस में इस तरफ भी तो सेम ही होगा। क्लियर है कि नहीं है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी जा रही है तो ऊपर की तरफ भी कांटेक्ट है, नीचे की तरफ भी कांटेक्ट है, तो ऊपर के लेयर में भी वेलोसिटी आ जाएगी और नीचे के लेयर में भी वेलोसिटी आ जाएगी। अब इससे होगा क्या कि जब ये लेयर आगे की तरफ बढ़ेगा तो बाकी जो पीछे वाले लेयर हैं, ये वाले या ये वाले, इसी तरीके से नीचे ये वाले लेयर, ये वाले लेयर, ये वाले लेयर, ये लेयर्स आपस में क्या करेंगी, ये लेयर्स आपस में इस लेयर के मोशन का अपोज करेंगी बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। श्यानता के नाते हर बॉडी से दूर जाने वाली हर लेयर बॉडी से सटे जो लेयर है उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, उसके मोशन का अपोज करेगी। इस वजह से इन सभी लेयर्स पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, और क्योंकि लेयर से कनेक्टेड है बॉल, तो बॉल के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक, क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स, जो उसको पीछे की तरफ खींचता है, ड्रैग फोर्स। और इसी को हम कह सकते हैं कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। तो हम कहेंगे विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग बॉडी, ऑन ए मूविंग पार्टिकल in viscous medium is force is directly proportional to radius of the body and force is directly proportional to velocity of the body। ये किसका लॉ है, स्टोक्स लॉ है। तो अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन कर दें तो F is directly proportional to R and V, where R is the radius and V is the velocity। प्रैक्टिकल्स के थ्रू जब इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो सम कांस्टेंट आएगा, ठीक, आर एंड वी। ध्यान रखिएगा कि अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लूइड पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप
किसी कीचड़ में ट्रेवल कर रहे हैं, कीचड़ में ये पार्टिकल ट्रेवल करता है तो कीचड़ पे ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए वो जल्दी रुक जाएगा। जबकि अगर फ्लूइड लिक्विड हो तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी तो उसमें फोर्स कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो धीरे धीरे रुकता है। अब वही अगर एयर हो तो एयर की विस्कोसिटी और कम है, और अगर एयर की विस्कोसिटी और कम है तो मोशन और स्लो होगा, मतलब और स्लो रिटायर्ड होगा, फोर्स की वैल्यू और कम होगी। यानी इन दो फैक्टर्स के अलावा नेचर ऑफ द मीडियम पर भी तो डिपेंड करेगा। तो एफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईटा के भी। तो इस तीनों को कंबाइन कर दीजिए अब एक साथ, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा भी। तो एफ की जगह एक कांस्टेंट, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी की जगह कांस्टेंट आया के और ईटा आया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हुआ एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के ईटा आर एंड वी। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप इस सूत्र को, फॉर्मूला को डायमेंशनली प्रूफ कर सकते हैं? डायमेंशनली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं? ठीक है, क्या आप इसे डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं? मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कैसे। एफ फोर्स है तो एफ का डायमेंशन हो गया MLT-2, ठीक है, क्लियर है। आर रेडियस है तो आर का डायमेंशन हो गया L, क्लियर। V वेलोसिटी है तो V का रेडियस हो गया LT-1, और ईटा की वेलोसिटी, ईटा का डायमेंशन याद नहीं हो तो ईटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ईटा इक्वल टू क्या है, एफ ए ईटा dv बाई dy। तो ईटा का फॉर्मूला आया एफ बाई ए dy बाई dv। अब एफ का फॉर्मूला या एफ का डायमेंशन सबका याद होना चाहिए, फोर्स का MLT-2 बाई ए का L2 dy का L, और टाइम का वेलोसिटी का LT इनवर्स। हो गया, क्लियर है। अब इससे सॉल्व कर लीजिए। एक एल कैंसिल आउट हो गया, एक एल और एक एल ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया ML-1 और T-1। मैंने आपको कल भी कराया था लेकिन फिर से आप देख लीजिए। तो ईटा का डायमेंशन क्या आया, ईटा का डायमेंशन आया ML-1 T-1। क्लियर है, बात समझ में यहाँ तक। अब क्या करिए, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, लेट फोर्स ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी एंड वेलोसिटी की पावर सी। अगर हम इन सभी के डायमेंशंस को यहाँ से उठा के पुट करें, ए बी और सी की वैल्यू निकालें, तो पाएंगे कि ए की वैल्यू V1, बी की वैल्यू V1 और सी की वैल्यू V1। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू अपने आप को अपने पास रख सकते हैं, या सबसे अच्छा है कि आप नोट साथ साथ करते चलें, नहीं तो समझते चलें, फिर बुक रीडिंग करने की आदत डालें। एक बार क्लास समझ में आ गई तो बुक रीडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है बुक रीडिंग। हो गया। सो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हमारा फाइनली क्या आएगा, देखिए। सो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ईटा आर एंड वी। और जब प्रयोग किए यानी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ k इज नथिंग बट 6 पाई। तो हमारा फॉर्मूला, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर एंड वी। 6 pi eta RV, 6 pi eta RV, where
6 and pi are constants. Eta is the coefficient of viscosity. यानी यानी श्यानता गुणांक, r is the radius of the ball and v is the velocity. और ध्यान रखना है कि इस F ड्रैग फोर्स का जो वैल्यू है वो तो इतना है, पर डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट. तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये ध्यान रखना है. मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ. ड्रैग फोर्स ऊपर, बॉडी किधर गिरे ऐसे नीचे, तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर. और अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, नीचे. कैसे, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ठीक, इसमें भरा हुआ है लिक्विड. मान लो क्या भरा हुआ है, सपोज करिए वाटर. आपने प्लास्टिक की बॉल ली और यहां रख दिया, यहां ले गए, हाथ से दबाए, अब अचानक से छोड़ दिए तो ये क्या होगा, ऊपर भागेगा. क्या होगा, ऊपर भागेगा. क्यों भागेगा, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन हम लोगों ने देखा है कि जिसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी. और अगर डेंसिटी की बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी. कहाँ, ऑन द सरफेस. कहाँ पे, सरफेस पे. और अभी है कहाँ, नीचे. जैसे ही डेंस छोड़ेंगे वो पहले ऊपर भागेगा. तो जब ऊपर जा रहा है तो जिस समय तक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, पीछे, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें. तो ये हो गया आपका स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर बी. अब इसमें कई बार क्या करता है, रेडियस को वॉल्यूम से रिलेट कर देता है. तो आप ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो अगर इसमें r की जगह हम वॉल्यूम रखना चाह रहे हो, तो अगर हम r की जगह वॉल्यूम रखना चाह रहे हैं तो r इक्वल्स टू आर क्यूब इक्वल्स टू हो गया 3/4 पाई v, हो गया ना. तो r इक्वल्स टू हो गया 3/4 पाई v का पावर 1/3. तो हम r की ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम इसमें. ये आपके स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है. तो इफ ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे लगने वाला ड्रैग फोर्स को और किस नाम से जानते हैं, श्यान बल. किस नाम से, विस्कस फोर्स, श्यान बल के नाम से जानते हैं. ड्रैग फोर्स को किस नाम से जानते हैं, ड्रैग फोर्स को जानते हैं विस्कस फोर्स के नाम से भी. तो विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी श्यान बल किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, अपवाह बल या अपवाह बल या ड्रैग फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, 6 पाई ईटा आर बी. क्लियर है. अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं. सबसे पहले स्टोक्स लॉ और बायंसी के बेसिस पर हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, नई चीज देखते हैं, जिसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन ऑफ ए बॉडी इन विस्कस मीडियम, यानी विस्कस फ्लूइड. श्यान तरल में किसी पदार्थ की गति पर विचार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता होगा. ठीक है, आइए समझते हैं. देखिए, मान लीजिए कि कोई बड़ा सा कंटेनर है, खूब बड़ा है, उसकी डेप्थ बहुत हाई है, तो उसको छोड़ देते हैं. अब इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है,
ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। और इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो ऑफ एल, एल फॉर लिक्विड या एफ कह सकते हैं, रो ऑफ एफ यानी फ्लूइड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कोई बॉडी है जिसका रेडियस है आर और डेंसिटी है रो ऑफ बी। तो मान लिए आर है रेडियस ऑफ द बॉल, आर है रेडियस ऑफ द बॉल या बॉडी, और इसकी डेंसिटी है रो बी, यानी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉल ही ले रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना हो गया, रो बी। और रो एफ क्या है, रो एफ इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, चेक करें, फोर्सेस कौन कौन से हैं, चेक करिए, चेक करिए। तो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो अभी जस्ट पढ़े हैं फ्लूइड, सिंपल मान के चलिए कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, उस केस में क्या होगा, बॉडी विल सिंक टू द बॉटम, यानी कि बॉडी किधर जाएगी, सिंक की तरफ जाएगी, यानी बॉटम की तरफ जाएगी, ऐसे डूबेगी। और जब डूबेगी तो वेट ज्यादा होगा और बाउंड फोर्स क्या होगा, कम होगा। चेक करिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो लगेगा वेट, वेट ऑफ द बॉडी किस तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ना, वेट किधर लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ। और एक फोर्स लगेगा बॉयंट फोर्स, यानी उत्प्लावन बल, और वो उत्प्लावन बल हमेशा किधर लगता है, ऊपर की तरफ। तो उत्प्लावन बल हमेशा किस तरफ लगेगा, यहाँ नीचे से लगेगा, यानी उसका लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इधर से, नीचे से लग रहा है। और वो फोर्स क्या है, बायंट फोर्स, उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहाँ रहता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, बायंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहाँ रहेगा, उस पॉइंट से लगेगा, उस पॉइंट पर अप्लाई होगा फोर्स जहां पे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास हो। पर हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे किए हैं कि ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा है। बॉडी मूव कर रही है नीचे की तरफ, बॉडी मूव कर रही है किस तरफ, नीचे की तरफ, तो ड्रैग फोर्स लगेगा इसके दोनों इसके पूरे सरफेस पर, और वो ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो एक फोर्स हो गया वेट डाउनवर्ड, एक फोर्स हो गया बॉयंट फोर्स अपवर्ड, और एक फोर्स हो गया कौन सा, ड्रैग फोर्स। क्लियर है। और ड्रैग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉल होता है। अब देखिए वेट किधर लग रहा है, नीचे, वेट का फॉर्मूला W इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इंटू स्मॉल जी। मास ऑफ द बॉडी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और वॉल्यूम क्योंकि स्फेरिकल है, चलिए वॉल्यूम ऐसे रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। क्लियर है। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी उस फ्लूइड के भार के बराबर होगा जितना फ्लूइड इस बॉडी ने क्या किया हो, डिस्प्लेस किया हो। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ द फ्लूइड कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू बॉडी का वो वैल्यूम जो कहाँ हो, अंदर हो, और इस केस में पूरा का पूरा बॉडी ही अंदर है, तो वैल्यूम ऑफ बी इंटू जी। क्लियर है। ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो अपने आप में एक फिक्स क्वांटिटी है, वेट भी और बॉयंट फोर्स भी। पर जो ड्रैग फोर्स है स्मॉल एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये जो फोर्स है ये फोर्स फिक्स्ड नहीं है क्वांटिटी में, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। वेट नीचे लग रहा है, बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है और ड्रैग फोर्स ऊपर, यानी दो फोर्सेज ऊपर लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे लग रहा है। स्टार्टिंग में जब ड्रैग फोर्स कम होगा, यानी अभी बॉडी जस्ट इंटर की है, रो जैसे ही बॉडी को रिलीज किए हैं तो बॉडी का वेलोसिटी क्या है, कम है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो वेट ज़्यादा है और बायंसी कम है, इसकी वजह से बॉडी किधर शिफ्ट होती है, नीचे की तरफ लगातार एक्सीलरेट होगी, क्योंकि नेट फोर्स किस तरफ है, नीचे। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आ सकता है, जब एक टाइम ऐसा आता है जब ये F और B मिल करके W को क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। फिर से समझिए, इनिशियली शुरुआत में यानी प्रारंभ में जो वेट है वो किधर है, नीचे की तरफ, वैसे भी हमेशा नीचे ही रहता है, बाइंड फोर्स हमेशा ऊपर रहता है। अब वेट चूंकि ज्यादा है और बाइंड फोर्स क्या है, कम है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। उस नेट फोर्स की वजह से बॉडी एक्सीलरेट होगी किस तरफ, डाउनवर्ड, जिससे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, और बढ़ते 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 हो सकता है कि इतना हो जाए कि F और B मिला करके W को क्या करें, इक्वेट करें। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, कब किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की कंडीशन में। साम्यावस्था की कंडीशन में ऊपर की तरफ लगने वाला ड्रैग फोर्स प्लस ऊपर की तरफ लगने वाला बायंट फोर्स मिला करके वेट को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? या हम कहें कि जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू है वो W माइनस बी के नेट वैल्यू के क्या हो जाए, बराबर। बढ़ते बढ़ते F की वैल्यू W माइनस बी के क्या हो जाए, बराबर। इस केस में क्या होगा, बॉडी रहेगी इक्विलिब्रियम पे। जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो नेट फोर्स ऑन बॉडी कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी या बॉल कितना हो जाएगा, 0। हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी चीज पर नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सीलरेशन भी 0 होता है, और एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी भी 0 होगी, और चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इम्पोर्टेंट की बात यह है कि ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हुई है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएगी जहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये एक तरीके का मैक्सिमम वेलोसिटी है, एक तरीके का क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। और इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, हिंदी में क्या कहेंगे, सीमांत वेग, सीमांत वेग। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि शुरू में वेट ज्यादा होता है, बायंट फोर्स कम होता है, इसकी वजह से नेट फोर्स नीचे लगता है। नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट करती है। जब बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट करती है तो उसकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है उस समय फोर्स, ड्रैग फोर्स धीरे धीरे बढ़ता है, और जब ड्रैग फोर्स की वैल्यू
इस वेट माइनस बाउंड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है, लेकिन कैसे, इंक्रीज होकर के, बढ़ते बढ़ते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या कहेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी by which, by या with which it can move through a viscous fluid. Maximum velocity with which a body can move through a viscous fluid. मान लीजिए कि आप इसकी वेलोसिटी को उस क्या कह सकते हैं, v से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, v से ज्यादा कोशिश करेंगे करने का तो ड्रैग फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, और ड्रैग फोर्स बढ़ेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक एक्सीलरेशन लगेगा। तो जब बॉडी और एक्सीलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी, क्योंकि ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उस केस में जो फ्लूइड है, उस मतलब सॉरी जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होके वो एक फिक्स वैल्यू पर पहुंच जाएगी। वही फिक्स वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर हम इसको फ्री फॉल के बेसिस में समझें तो सबसे सिंपल समझ सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी विदाउट इंजन, इंजन की बात नहीं कर रहे, अगर इंजन होगा तो मामला अलग होगा। अगर हम विदाउट किसी सपोर्ट के अगर फ्रीली कोई बॉडी मूव करना चाह रही है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कहेंगे, उसका टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और उसकी कंडीशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। कंडीशन क्या है कि जब ड्रैग फोर्स W माइनस बी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वेट कर दीजिए ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरबी, वेट का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी स्मॉल g, माइनस बाउंड फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू g, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से डूबी है। क्लियर है, b और g कॉमन है तो हटा ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ b, g, डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बराबर 6 पाई ईटा आरबी। तो b बराबर यहाँ आ गया, बाकी सब कुछ नीचे ले जाओ, 6 पाई ईटा और r हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रैग फोर्स, सॉरी दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। अब चाहें तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला रख दीजिए, पर ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम स्फेरिकल ही हो सकता है, किसी और शेप का, छोटा बॉडी है किसी और शेप का भी हो सकता है। अब चाहें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दीजिए। सो टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कैसे, वॉल्यूम की जगह कितना रखेंगे, 3/4 पाई r क्यूब, एक r से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 का 4 कट जाएगा 6 के 2 से तो हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3 और ये वाला 3 9। तो हमारा फॉर्मूला आया 2/9 पाई r क्यूब का पाई कट गया है, r क्यूब का r कट गया, तो r स्क्वायर g रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई ईटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द बॉडी एंड फ्लूइड। जितना ज्यादा घनत्व का अंतर होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगी। टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, यानी अगर विस्कस फ्लूइड में ट्रेवल कर रहे होंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, और अगर लेस विस्कस फ्लूइड में ट्रेवल कर रहे होंगे तो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अगर किसी चीज की वेलोसिटी इन जीरो विस्कोसिटी जीरो हो, आइडियल फ्लूइड, तो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का डिराइवेशन। क्लियर है, चेक कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया बेटा, हो गया सबका। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझ लेते हैं और उसके बाद तब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या चीजें हैं, वो एक बार देख लिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी के एग्जांपल्स यानी एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है कि रेन ड्रॉप्स fall with a constant velocity on ground। रेन ड्रॉप जिस हाइट से आती हैं उस हाइट से उनका स्मॉल जी से अगर एक्सीलरेशन कंटिन्यूअस होता ना तो वेलोसिटी बहुत हाई होती और वो वेलोसिटी नियर अबाउट किसी बंदूक के गोली के आसपास होती। अब सोच के देखिए अगर उस वेलोसिटी से वो हमारे सिर पर हिट कर जाती तो हमको फोड़ फाड़ देती। क्लियर है, रेन ड्रॉप्स जो है वो जिस वेलोसिटी से गिर रही हैं वो वेलोसिटी एक तरीके से शुरू में बढ़ता है, पर जैसे जैसे इस विस्कस एयर क्योंकि एयर एक फ्लूइड है और एयर के विस्कस मीडियम में जब ट्रेवल करती है कुछ हाइट से तो धीरे धीरे इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगने लगता है, फिर ये बॉडी की वेलोसिटी पहले बढ़ेगी उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो रेन ड्रॉप्स हमारे सिर के ऊपर जो पड़ रही हैं वो किस स्पीड से पड़ रही हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से पड़ रही हैं। मोशन ऑफ पैरासूट, ये इसका भी वही एग्जांपल है, यही बेसिस है। पैरासूट जब ओपन होगा तो शुरू में बहुत क्या होगा, तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा। शुरू में क्या होगा, बहुत तेजी से गिरेगा और जब तेजी से गिरेगा तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स इसके ऊपर बढ़ेगा क्योंकि इसमें एयर भर जाती है और जब ड्रैग फोर्स बढ़ेगा तो एक फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, हो गया बेटा। और एक इसका एग्जांपल आप इसके यूज से किसी चीज की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लिए हमको ये फ्लूइड दिया है, इसका कहे कि विस्कोसिटी निकाल के बताओ, तो हम एक बॉल ले लेंगे, इसका डेंसिटी निकाल लेंगे, इस बॉल का रेडियस निकाल लेंगे, इसको गिरा देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड और एक समय के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ से कांस्टेंट हुई है, यहाँ तक आई है, तो इसके ड्यूरेशन को निकाल लीजिए, टाइम को और ये डिस्टेंस को, और जब ये निकल गया ठीक तो टर्मिनल वेलोसिटी पता चल गई। टर्मिनल वेलोसिटी पता चल गई तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है कितना है, 2/9 आर स्क्वायर जी रो ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाई ईटा। वी पता है, आर स्क्वायर रो बी रो एल पता है, तो ईटा अपने आप हमको क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है, तो हम तीसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड विस्कोसिटी टू फाइंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई, हो गया खत्म। ये कुछ एग्जांपल्स थे टर्मिनल वेलोसिटीज के। आइए अब हम लोग वन बाय वन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस पर बेस्ड है, इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर और स्टोक्स लॉ पे। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 19.5 is 0.2 meter per second. In a viscous liquid, relative density of 1.5. Find the terminal velocity of a sphere of silver, relative density 10.5 of the same size in the same liquid. And options are this. क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई के 2006 में, तब जेई नहीं होता था, क्या होता था, आईआईटी का पेपर होता था और एआईट्रिपल का पेपर होता था, अलग अलग होता था। एनआईटीज के लिए एआईट्रिपल और आईआईटीज के लिए आईआईटी का पेपर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है,
हिंदी में अगर समझें तो एक स्फीयर है गोल्ड का, उसका टर्मिनल स्पीड दिया हुआ है 0.2, यानी टर्मिनल स्पीड ऑफ गोल्ड दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी नहीं दी है, रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, होता है ना। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गया रिलेटिव डेंसिटी आर डी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जरूरत पड़ने पे कंप्लीट कर सकते हैं इस चीज को। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ है 19.5 इंटू रो ऑफ वाटर, किसमें? इन ए विस्कस फ्लूइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.5। तो डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की कितनी है? 1.5, यानी लिक्विड में एक गोल्ड का बॉल है, किसका बॉल है? गोल्ड का, उसकी वेलोसिटी दी हुई है v g, है ना। फिर कह रहा फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ सिल्वर, चांदी से बनी हुई एक बॉल का टर्मिनल वेलोसिटी ज्ञात करिए जिसकी डेंसिटी है 10.5, यानी सिल्वर का डेंसिटी है 10.5 टाइम्स ऑफ रो ऑफ डब्ल्यू, है ना। लिक्विड की डेंसिटी है 1.5 टाइम्स ऑफ रो ऑफ डब्ल्यू। अब क्या करना है? हमको निकालना है रेडियस, साइज ऑफ द बॉडी, दोनों बॉल सेम है और लिक्विड भी सेम है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है 2/9 आर स्क्वायर जी रो ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाई ईटा। और इस केस में आर जी ईटा कॉन्स्टेंट्स हैं, रो वी और रो एफ पर बदल रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया रो वी माइनस रो एफ, इसी का यूज कर लीजिए। तो हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टील माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी लिक्विड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सिल्वर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का सभी के वैल्यू में रो डब्ल्यू कॉमन है, उसको कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा क्या? रो एस की जगह हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 माइनस रोयल हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई रोजी 19.5 माइनस 1.5 जो हो जाता है 9/18। ठीक, तो V ऑफ स्टील बॉल इज इक्वल टू 9/18 यानी 1/2 इंटू V ऑफ G, और V ऑफ G कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो डेंसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सिल्वर बॉल कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जब भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सबसे रिलेटेड आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, रेडियस से रिलेटेड या ईटा या डिफरेंस या इनकी एग्जैक्ट वैल्यू देके कैलकुलेशन करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ ए स्टीडी स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पानी की 8 बूंदें हैं जो एक स्पीड कितने से, कितनी हो गई? 8 हो गई, 10 सेंटीमीटर की स्पीड से गिर रही हैं। और ये स्पीड कैसा है? स्टीडी स्पीड, यानी टर्मिनल वेलोसिटी है कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, कब? जब छोटे छोटे हैं। इफ द ड्रॉप्स कोएल्स, यानी अगर वो ड्रॉप्स एकजुट होके इकट्ठी हो जाएं तो एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी वही पूछा है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। इस केस में फ्लूइड है एयर, ईटा है एयर का, रो ऑफ बी यानी वाटर का डेंसिटी, तो ये सारी चीजें फिक्स हैं, जी फिक्स है, 2/9 फिक्स है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर पे।
अगर हमें आर स्क्वायर पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 8 बॉल्स हैं छोटे छोटे रेडियस के, तो 8 छोटे बॉल्स का वैल्यूम इक्वल होगा एक बड़े बॉल के वैल्यूम कंजर्वेशन। तो ये खत्म हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आई 2r। हम लोग जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो v2 बाई v1 इज इक्वल टू r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। r2 कितना हो गया यानी सेकेंड केस का 2r, ओरिजिनल r उसका स्क्वायर किए तो 4, और v1 इधर भेज दिए तो v2 इक्वल टू 4 इंटू v1 यानी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से सवाल आपके पेपर में आएंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में और फिर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।